जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट मर्सीफुल, द मोस्ट बेनिफिशेंट। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। आज का जो एजेंडा है, जो टॉपिक है, उस पे आने से पहले आई वेलकम यू ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ लेक्चरर कॉमर्स एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स थ्रू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन। आई वेलकम यू ऑल। जो लेक्चरर कॉमर्स और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इसको जी हम आज इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जिससे हम करवा रहे हैं, दी होप एकेडमी लाहौर से, और आई एम जाहिद रसूल गुराया, ACMA, APFA, LLB, ICSB. I am ex-inspector of Federal Board of Revenue, and currently I am visiting faculty at Government College University Lahore and ICMA Pakistan. Beside this, I am also going to conduct the 5th batch of Inspector Inland Revenue. इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू से हमने स्टार्ट किया दी होप अकेडमी का, और अल्हम्दुलिल्लाह इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू, इंस्पेक्टर FIA, असिस्टेंट डायरेक्टर IB और बाकी अदर कोर्सेज के साथ अब जो हम आगाज़ करने जा रहे हैं वो लेक्चरर कॉमर्स और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का करने जा रहे हैं। हमारे जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं वही हमारे एम्बेसडर हैं, और हमारा जो मेथड ऑफ टीचिंग है, अगर उसको आप लोगों ने देखना है तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है, आप दी होप अकेडमी बाय सर जाहिद रसूल गुराया को देखेंगे तो आप हमारा मेथड ऑफ टीचिंग देख सकते हैं। और ये वाला जो सेशन करवाना है ये मैं अकेला नहीं कर रहा। आल्दो being a professional accountant, being a member of 2 professional accounting bodies, PIFA पाकिस्तान और ICMA पाकिस्तान, और कन्वीनियर ऑफ PIFA, मेरे लिए ये मैनेज करना बड़ा इजी है। बट जो स्पेशलाइजेशन है उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने सर शहजाद हैं, मोहम्मद शहजाद, ही इज आल्सो ACMA, MBA फाइनेंस, और करंटली ये BS17 असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स, वहाँ पे अपनी जो है वो ड्यूटीज दे रहे हैं, और साथ में ये भी अपनी प्रोफेशनल टीचिंग की एकेडमी चला रहे हैं। तो हम दोनों मिलके आपको असिस्ट करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, और जो आपकी ड्रीम जॉब है लेक्चरार बनने की थ्रू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, और जो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर बनना चाहते हैं थ्रू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, उनको असिस्ट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, दोनों ही बड़ी लुक्रेटिव जॉब है ये तो इसको बनने के लिए आपको क्या करना होगा? पैरामाउंट जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप जो कवर करेंगे, अगर आप इसको अचीव करना चाहते हैं तो पहले तो ये बात माइंड से निकाल दें कि सिर्फ MCQ वाली बुक ले लें और रट्टा, या जिसे हम क्रैमिंग या जिसे हम रूट लर्निंग कहते हैं, उसकी मदद से आप लेक्चरर कॉमर्स या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर BS16 सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन बन जाएंगे। सो द आंसर इज नो, इट इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबिलिटी के लिए क्या चाहिए आपको? क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स, कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए। तो हमारा क्या काम होगा? हमारा कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि आपके कॉन्सेप्ट पे काम करना। आपको बेसिकली बताना कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, कास्ट अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर टॉपिक कौन कौन से हैं और उनका मकसद क्या है, कास्ट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग क्या है, फिर फर्दर HRM क्या है, मार्केटिंग क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, स्टैट क्या है। बेसिक पॉइंट्स को हम आपको डिस्कस कर पाएंगे। अब हमने 2 साल का आपको MBA नहीं करवाना, हमने आपको रिफ्रेशर करवाना है कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं अगर वो ठीक नहीं है तो उनकी ट्यूनिंग करनी है हमने, और ट्यून करके हमने उनको बेहतर करके आपको देना है, ताकि जब आप एग्जाम में बैठें तो क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स की वजह से आप जो माइलस्टोन अचीव करना चाहते हैं आप वो अचीव कर लें। और
सिर्फ अकाउंटिंग की मदद से अगर आप कहते हैं कि मैं लेक्चरर कॉमर्स बन जाऊंगा, तो अगेन द आंसर इज नो। You can't achieve this job just relying that I am good in accounting, so I can manage this competitive exam. So sorry, आपको ये अचीव करने के लिए आपको मैनेजमेंट को भी पढ़ना होगा, आपको स्टैट को भी पढ़ना होगा, आपको इकोनॉमिक्स को भी पढ़ना होगा, आपको मार्केटिंग को भी पढ़ना होगा, और बिजनेस लॉ और टैक्सेशन के जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़ना होगा। इन सब चीजों के जब आप बेसिक्स आपको आती होंगी ना, तो आप पेपर भी कर लोगे, और जब आप इंटरव्यू में बैठे होगे तो कॉन्फिडेंटली अपने इंटरव्यूअर को इंस्पायर भी कर लोगे, और जब वो इंस्पायर हो जाएगा, उसकी सिंपैथी आप गेन कर लोगे, तो ये आपको इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से जॉब दे देगा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट साथ आ रहे हैं, मैं उनको भी एडमिट करता जाऊं। अच्छा, तो अब आप कहेंगे कि सर लेक्चरर कॉमर्स और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर को इकट्ठा क्यों करवा रहे हैं? वो स्टूडेंट ये भी उन बच्चों के लिए जॉब है जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है कॉमर्स में, और ये जॉब उनके लिए है जिन्होंने मास्टर किया हुआ है कॉमर्स में, फाइनेंस में, अकाउंटिंग में, या बीएस किया हुआ है, ये उनके लिए जॉब है। तो अराउंड 65% हम आपको सिलेबस इस लेक्चर के फौरन बाद शेयर कर देंगे ग्रुप के अंदर ही। तो आप देखिएगा कि 65% ऑफ द सिलेबस ऑफ द पोस्ट आर सिमिलर। तो हम 65% क्लासेस जो है वो सिमिलर रखेंगे, और फिर 35% क्लासेस दोनों की स्प्लिट कर देंगे, कि फिर कॉमर्स वाले अलहदा खड़े हो जाएंगे और जो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर हैं ये अलहदा खड़े हो जाएंगे। जब इंशाल्लाह हम वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस क्लासेस विद इन 40 डेज, हम जब इनको 40 स्टडिंग डेज जब हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद 10 दिन हम आपके एग्जाम लेंगे, जो कि एग्जैक्ट पैटर्न होगा लेक्चरर कॉमर्स वालों का पीपीएससी की बेस पे, और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर इन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम होंगे जो हम कंडक्ट करेंगे ऑनलाइन, वो पीपीएससी की बेस पे होंगे। तो इन दोनों के एग्जाम हम डिफरेंट देंगे। जो नोट्स हम प्रिपेयर करेंगे और आपको प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज आई एम टीचिंग एट गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर और आईसीएमए पाकिस्तान, और कोर सब्जेक्ट्स भी यही पढ़ा रहा हूँ, और टैक्सेशन वाले बच्चे जो मेरे इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि हाउ वी डिलीवर द लेक्चर। और शहजाद कासमी साहब जो एफआईए को पढ़ा रहे हैं और एडीआईबी को, तो उनका भी मेथड आप लोगों को पता है, कोई हिडन रही है नहीं है, कि वी कमिट वी डिलीवर, वी आर प्रोवाइडिंग द क्वालिटी एजुकेशन, और हम जो एक्सपेक्टेशन है अपने स्टूडेंट्स की उनको मीट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वी आर क्रिएटिंग द वैल्यू। अच्छा, तो बात ये हो रही थी, तो यहाँ पे 65% अलग अलग कर देंगे, इसके बाद स्प्लिट कर देंगे, एग्जाम लेंगे, 45 डेज में कवर करने की कोशिश करेंगे। इफ लेक्चरर कॉमर्स पीपीएससी ले रहा है, ये जल्दी एग्जाम लेता है, तो हम भी जल्दी पकड़ लेंगे, हम वीकेंड के डेज को डबल क्लासेस पे आ जाएंगे, और डबल क्लास लेके इंशाल्लाह जो आपका कोर्स है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये मैंने थोड़ी सी स्ट्रेटजी आपको बता दी। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, ये 3 नंबर मौजूद हैं, ये 3 लेक्चर फ्री होंगे, आज का लेक्चर, कल का लेक्चर, और डे आफ्टर टुमारो, मीनिंग देयर बाय ऑन संडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3 lectures we are providing you to judge us। और beside this कोई 40-45 lectures हमारे इंस्पेक्टर एफबीआर और इंस्पेक्टर एफआईए के भी बड़े हुए, आप उनको भी व्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आप प्लीज डिसीजन कीजिएगा कि 3 सुन लें, 3 सुनने के बाद डिसीजन लें कि डू यू वांट टू जॉइन अस और नॉट। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, सेटिस्फाई हो, तो फिर हमें प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, और इंशाल्लाह हम आपको जो है वो इंशाल्लाह जैसे कमिट करेंगे वैसे डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। तो आज जो टॉपिक कवर होना है, जो चीज़ें पढ़ाई जानी है, अच्छा ये दोनों, ये क्लासेस जूम प्लस फिजिकल, ये दोनों अवेलेबल है। ठीक है जी, जूम एप्लीकेशन एनीवेयर इन पाकिस्तान और फिजिकल ओनली इन लाहौर।
ठीक है जी, आप यहाँ पे क्लास ले सकते हैं। और लाहौर में हमारा एड्रेस जो है वो आप हमसे जान सकते हैं, हम आप हर वो शेयर किया होता है। तो आज की क्लास, पहली क्लास जो सर शहजाद साहब हैं, ACM में MBA असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, BS17 पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स में, ये उनको देता हूँ। वो आए और प्रैक्टिकली आपको कुछ अपने कॉन्सेप्ट जो है वो देने की कोशिश करें। और ऑल दी बेस्ट टू सर शहजाद साहब, एंड मोर देन ऑल दी बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स who are endeavoring to become lecturer commerce and who are vying to become assistant account officer in Sindh Public Service Commission. So dear aspirants, I am wishful to you all, and may Allah bless you all with success. So inshallah, I see you tomorrow with my lecture. Till then, today's lecture belongs to Sir Shahzad. So sir, please. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Zahir Saab. Welcome to students. Welcome to all of you. Today our session about cost accounting. आज हम कास्ट अकाउंटिंग के बारे में कुछ सीखेंगे। इस कास्ट अकाउंटिंग में आने से पहले, जैसे सर जाहिर साहब ने फरमाया कि जो हम आपको प्रिपरेशन करवाने जा रहे हैं लेक्चर ऑफ कॉमर्स की एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में जो जॉब्स ऑफर हुई हैं इनकी, तो इस प्रिपरेशन के दो मेथड हैं आपके पास। नंबर वन मेथड क्या है कि आप बाज़ार में जाएं, जो बुक्स मिल रही हैं बाज़ार में बोल रहे हैं और उनसे MCQs करना शुरू कर दें। एक तो नंबर वन तो ये है। नंबर टू ये है कि आप किसी एक फोरम पे आएँ, हमारे इस फोरम पे आएँ या किसी और फोरम को आप अच्छा समझ लें या हमारे फोरम को अच्छा समझ लें, तो आप हमारे फोरम पे जाएँ। आप हमारी क्वालिटीज़ चेक कर सकते हैं। लेक्चर जो हमारे ये जो आते जाएंगे ना, इनको प्लीज एडमिट करते जाइएगा। इसको थोड़ा नजर में रखिएगा कि जो नए बच्चे आ रहे हैं ना, वो वेट ना करें। आप एडमिट करेंगे तो क्लास में आ जाएंगे। ये मैं बैठ जाऊँ, मैं चला जाऊँ, मैं आप देख लीजिए करेंगे, मैं बाहर बैठ चलिए, ठीक है, लेकिन एडमिट प्लीज करते रहिए। तो बात हो रही थी स्टूडेंट्स के प्रिपरेशन के दो मेथड से। आप बाज़ार से बुक्स लेके स्टार्ट कर देते हैं प्री प्रिपरेशन। सेकंड ये है कि आप किसी फोरम को ज्वाइन करें। लेक्चर ऑफ कॉमर्स में तो बेसिकली सारे मास्टर्स हैं अपीयर हो रहे हैं, तो बेसिकली उनको तो बहुत सारा कोर्स उन्होंने ऑलरेडी अपने मास्टर लेवल पे पढ़ चुके होते हैं। उसमें इश्यूज़ क्या है, कोई मास्टर जो कर चुका होगा, 1 साल पहले किया होगा, 2 साल पहले किया होगा या 3 साल पहले किया होगा, अब उसको प्रॉब्लम क्या होगी कि वो जो उसने कोर्स पढ़ा हुआ है, नो डाउट उसने बहुत अच्छा पढ़ा था दैट टाइम, तो अब उसको ज़रूरत है इसको रिफ़्रेश करने की। उस रिफ़्रेशर कोर्स के लिए हमने ये फोरम एक जो है वो जो है आपके लोगों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको एक फोरम दिया जाएगा, एक एनवायरनमेंट दिया, क्लास का एनवायरनमेंट दिया जाएगा, और जो कोर्स जो शॉर्ट एक जो हमने कोर्स शॉर्टलिस्ट किया है ऑन द बेसिस ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन के जो सिलेबस है मास्टर लेवल का और BS लेवल का, उसको हमने शॉर्टलिस्ट करके डिज़ाइन किया। वो हम आपको जैसे साहब ने फरमाया था हम आपको शेयर कर देंगे, आपके ग्रुप्स में शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो उसको हमने डिज़ाइन किया, उससे देखते हुए शॉर्टलिस्ट करते हुए विद आवर एक्सपीरियंस जो हमने एग्जामिनेशन दिए हैं और हमने जो सीखा है उस पर हमने जो जो लर्निंग की हैं वो उसके एक्सपीरियंस के बेस में हमने शॉर्टलिस्ट किया। तो इंशाल्लाह उसको हम सारे सिलेबस को जब कवर करेंगे तो वो इंशाल्लाह जब आप पेपर में अपीयर होने जाएंगे तो आपके लिए वो बहुत ये चीज़ें हेल्पफुल हो जाएंगी, क्योंकि इसमें आपको एक एनवायरनमेंट मिलेगा। नो डाउट एक बुक आप उठा लेते हैं तो आप क्या हो गए, आधा घंटा पढ़ेंगे, 50 MCQs पढ़े हैं और आपको कंसेप्ट भी क्लियर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसको रख के छोड़ के बुक रख के बैठ जाएंगे और इसी तरह से आपका टाइम किल होता जाएगा और फिर आपका एग्ज़ाम आ जाएगा और एग्ज़ाम के वक्त आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप एग्ज़ाम में फ्लॉप हो जाएंगे। नो, दिस इज़ द टाइम यू आर प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द एग्जामिनेशन, और इसके लिए हम आपको सारा जो है वो फुली प्रिपेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो
आज के लेक्चर में जो मैं फोकस करना चाह रहा हूँ, हम बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग को कंसेप्ट्स को कुछ कवर करेंगे, कुछ रिवाइज करेंगे। ये कंसेप्ट जो है बेसिकली मैंने बहुत से देखा है, स्टूडेंट्स को इंटरव्यूज में भी देखा है कि वो जब हम उनको क्वेश्चंस किए जा रहे होते हैं तो वो उसकी रिप्लाई डिफरेंट और इररेलेवेंट किस्म नेचर्स के दे रहे होते हैं। व्हाई दिस इज द सिचुएशन? बिकॉज उनके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते, उन्होंने चीज़ें लर्न नहीं की होती, उन्होंने देन वो जब इंटरव्यू में अपीयर हो रहे होते हैं तो उनको वो चीज़ें जो है वो इधर उधर से मिक्स करके वो चीज़ों को शेयर कर रहे होते हैं। तो इस जो ये सेशन हम जो अरेंज करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए, ना तो ये आपको एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होगा, बल्कि आपके लिए मैं तो ये कहना चाहूँगा इंशाल्लाह जब आप लेक्चरर सेलेक्ट हो जाएंगे या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर सेलेक्ट हो जाते हैं तो इंशाल्लाह जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो ये कंसेप्ट इंशाल्लाह आपको वहाँ पे भी प्रैक्टिकल लाइफ में भी हेल्पफुल होंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज के टॉपिक में हम बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ी है। अब हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली है क्या और इसके बारे में कंसेप्ट क्या थे, कहाँ से स्टार्ट हुई, क्यों स्टार्ट की गई, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हुए फिर कॉस्ट के कंसेप्ट्स पे आएंगे और कुछ एमसीक्यूज उसमें देखेंगे। स्टूडेंट्स, आपने अकाउंटिंग में ये 3 ब्रांचेस तो पढ़ी हुई हैं। नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नंबर 2 कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लेक्चर ऑफ कॉमर्स के लिए तो बाकी भी सारे सब्जेक्ट्स जो हम कवर करेंगे, इसमें हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं कि आपके पास एक्सपेंसेस आ गए, आपने बुक कर लिए, एट द एंड आपने रेवेन्यू बुक किया है, एक्सपेंसेस बुक किया है, एट द एंड ऑफ पीरियड मंथ क्या है, साल क्या है, 6 मंथ क्या है, तो आप उसका क्या प्रॉफिट कैलकुलेट करके बता देते हैं और फाइनेंशियल पोजीशन बना के बता देते हैं कि ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है। लेकिन कास्ट अकाउंटिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं कि एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर जो होते हैं, स्टेक होल्डर जो होते हैं, स्टेक होल्डर विद इन द कंपनीज क्या हो जाएंगे, मैनेजर्स हो जाएंगे, आपकी मैनेजमेंट हो जाएगी, और एक्सटर्नल में आ जाती है गवर्नमेंट आ जाती है, टैक्स डिपार्टमेंट आ जाता है, स्टेक शेयर होल्डर्स आ जाते हैं जो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन इससे एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं अकाउंट से। और कास्ट अकाउंटिंग बेसिकली क्या है, इंटरनल यूजर्स के लिए, ये मैनेजमेंट के लिए होती है। यानी इंटरनल यूजर्स, इसमें हम इंटरनल यूजर्स बेसिकली ये मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव बनता है कि मैनेजमेंट अपनी प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन करने जा रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या बन रही है और कैसे उन्होंने कैलकुलेट करना है और कैसे मार्केट में उसको ऑफर करना है। डिफरेंट टेक्निक्स अडॉप्ट की जाती हैं रेलिवेंट टू कॉस्टिंग पर्पस, और फिर उसको प्राइसिंग मेथड अडॉप्ट किए जाते हैं जो हम ऑफर करते हैं जाके मार्केट में ऑफर कर रहे हैं। इसके बाद हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तरफ भी आएंगे। आज के लेक्चर में हम कॉस्ट अकाउंटिंग को देखेंगे। ये 3 ब्रांचेस में हम कॉस्ट अकाउंटिंग को आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। चलो स्टूडेंट्स, इसमें आपसे मैं चीज़ें शेयर करता हुआ चलूँ कि कॉस्ट अकाउंटिंग को स्टार्ट हम करते हैं इनिशियल से कि कॉस्ट अकाउंटिंग की क्यों रीज़न पेश है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या इश्यूज थे जिसकी वजह से हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की तरफ जाना चाहिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ लिमिटेशंस थी जो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी दे रही थी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिमिटेशंस की वजह से ही कॉस्ट अकाउंटिंग को ड्राइव करना पड़ा, इसकी तरफ गए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको इश्यूज क्या आ रहे थे कि आप प्रोडक्ट की प्राइस जो है इसमें आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट की इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे रहा होता, ठीक है। देन आपको प्राइस
सेट करने की इंफॉर्मेशन इसमें नहीं मिल रही होती। आपके एक्सपेंडिचर्स डायरेक्ट के हैं, इनडायरेक्ट के हैं। इनडायरेक्ट के हैं। ये सारी इस तरह की नेचर की और भी हो सकती हैं, और भी काफ़ी सारी हैं भी। वो जो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन नहीं दे रही थी। ये हमें प्रॉफिट तो बता रही थी, बैलेंस शीट बता रही थी, लेकिन ये हमें ये नहीं बता रही थी कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो उसकी कॉस्ट क्या है, और किस कॉस्ट की बेस पे हम अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हुए हमने मार्केट में इसको ऑफर करने जाना है, कोटेशंस के लिए जाना है। तो ये इस लिमिटेशंस की वजह से हमें कास्ट अकाउंटिंग की तरफ जाना पड़ा। ये कास्ट अकाउंटिंग का स्टार्ट बेसिकली 70s में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उसमें जाके कास्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन रेज होना शुरू हो गया कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैसिव किस्म की प्रोडक्शन होना शुरू हो गई, मल्टी प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो गए। तो उनकी कॉस्ट अब उनकी कॉस्ट हमने कैसे आइडेंटिफाई करनी है कि प्रोडक्ट ए की कॉस्ट क्या है, प्रोडक्ट बी की क्या कॉस्ट आ रही है, प्रोडक्ट सी की कॉस्ट क्या आ रही है, और प्रोडक्ट ए को हमने कितना प्रॉफिट मार्जिन रखते हुए मार्केट में ऑफर करना है, प्रोडक्ट बी को कितना मार्जिन प्रॉफिट हमने ऐड करना है, प्रोडक्ट सी पे क्या मार्जिन ऐड करके हम इसको मार्केट में किस तरह से ऑफर करेंगे, और हमने अपने कंपटीटर्स को जो है वो कैसे इसको पीछे छोड़ना है। उस बेसिकली हम अगर कास्ट अच्छी कर रहे होंगे, कास्ट कैलकुलेशन हमारी बेहतर होंगी, देन वो हम इसको जो है वो ज़्यादा अच्छी कॉस्ट प्राइस पे ऑफर कर सकते हैं मार्केट में, और अपने कैपिटेटर्स को टफ टाइम दे सकते हैं इस वजह से। तो आज हम इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग में जो हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं कि स्टार्ट कहाँ से हुई। नंबर वन, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले भी हम चले जाएं, वाटर सिस्टम चलता था। वाटर सिस्टम में क्या था कि एक एक्सचेंज ऑफ गुड्स चलता था, उसमें भी कोई ना कोई कास्ट आइडेंटिफाई कर ली जाती थी कि मेरी गंदम की कास्ट, वीट की कास्ट ये है, मेरे राइस या चावल की कास्ट ये है। तो वो एक कोई ना कोई असेसमेंट की होती थी कॉस्ट की। देन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया 70s में, तो मैसिव प्रोडक्शन होना शुरू हुई, तो फिर उस पर जो है क्वेश्चन मजीद रेज होना शुरू हो गए कि हमारे प्रोडक्ट की कास्ट क्या होगी। और इसमें एक सेकेंड डेवलपमेंट जो हुई, वो सेकेंड डेवलपमेंट जब सेकेंड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेके 18 तक जब फर्स्ट वॉर दुनिया में हुई, उसकी वजह से क्या हुआ कि डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो एक्सचेंज होना शुरू हुआ, वन कंट्री टू अनदर कंट्री एंड वन गवर्नमेंट टू अनदर गवर्नमेंट। क्वेश्चन रेज शुरू होना शुरू हो गया कि हम जो इक्विपमेंट आपको ऑफर कर रहे हैं, जो वेपन हमको दे रहे हैं, उनकी कास्ट है क्या, बेसिकली हमने आपसे लेना डिमांड क्या करनी है। तो वहाँ पे भी एक क्वेश्चन रेज हो गया कि अब हमें इसकी कॉस्ट हमें पता होगी तो तब भी हम कोई उसको जो है क्लेम कर सकेंगे। देन ग्रेट डिप्रेशन आ गया 1930 में, उसकी वजह से मार्केट कोलैप्स कर गई, यूएसए में मार्केट कोलैप्स कर गई। तो उसकी वजह से भी कॉस्ट जो है, प्रोडक्ट की कॉस्ट या कम्युनिटीज़ की कॉस्ट जो है वो हाई शो होना शुरू हो गई। उस वहाँ पे भी गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना पड़ा कि हमें कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए, हमें चीज़ों की प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए हमें आइडिया होना चाहिए कि हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ताकि हम इनको कंट्रोल कर सकें, हमें अपनी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन का पता चले, प्रॉफिट मार्जिन को सेट किया जाए, और मार्केट में प्राइस के लेवल्स को कंट्रोल किया जाए। तो ये इस तरह से जो है वो उसका बेसिकली स्टार्ट हुई कास्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट। स्टार्ट होते होते हमने इसको काउंट फॉर करना शुरू कर दिया, फिर हमें मेथड्स दे दिए गए, और हमने उस मेथड्स को अडॉप्ट करते हुए आज हम प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि कॉस्ट, व्हाट इज कॉस्ट एंड एक्सपेंस। स्टूडेंट्स से समटाइम अगर पूछा जाए तो कॉस्ट क्या है और एक्सपेंस क्या है, तो बहुत सारे लोग इसको जो है वो क्लियर नहीं कर पाते कि ये इसमें डिफरेंस क्या है, कॉस्ट क्या होती है और एक्सपेंस क्या होता है। बेसिकली इसको हम सिमिलर में ले रहे होते हैं कि जी कॉस्ट और एक्सपेंस एक ही चीज़ है, लेकिन हम जब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने आए हैं तो एक अभी है कॉस्ट अकाउंटेंट, भी है स्टूडेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, हमें आइडिया होना चाहिए, हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कॉस्ट क्या और
एक्सपेंस क्या है। कॉस्ट बेसिकली जो है ये अनएक्सपायर्ड होती है, और एक्सपेंस जो होता है ये एक्सपायर्ड कॉस्ट होता है। ठीक, अनएक्सपायर्ड कॉस्ट, इसकी मैं एग्जांपल कोट करता चलूँ। जैसे एक कॉस्ट है, लेट्स सपोज हमने कोई चीज़ जो है वो फॉर सेल पर्पज के लिए परचेज किया, हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे होते हैं, उस पर लेबर लगा रहे होते हैं, या इवन हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कोई एक चीज़ जो है वो हम परचेज करके उसको अगर आगे ऑफर कर रहे हैं, तो बेसिकली वो क्या है, हमारी कॉस्ट है जो आपने खर्चा किया है वो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा, पोटेंशियल बेनिफिट फॉर फ्यूचर, देन वो कहलाएगा कॉस्ट, कि आपने वो कॉस्ट इंकर की है। जब आपको कहता हूँ कि आपने कोई चीज़ अगर परचेज की है, रीसेल के लिए की है, रीसेल पर्पस के लिए की है, तो वो आपकी कास्ट क्या कहलाएगी, क्योंकि वो फ्यूचर में बेनिफिट देने जा रही है आपको, वो आपकी कास्ट कहलाएगी, वो एक्सपेंस क्या कहलाएगा, आपका कास्ट। और जो खर्चा, ऐसा नेचर का खर्चा जो आपको फ्यूचर में पोटेंशियल बेनिफिट नहीं देगा, लेट्स सपोज आपने बिल्डिंग का रेंट पे कर दिया, आपने कोई और इस नेचर का खर्चा कर दिया, आपने ये रीसेल पर्पस के लिए नहीं कर रही ये सारी चीज़ें, आप रीसेल पर्पस के लिए मटेरियल लेंगे या प्रोडक्ट लेंगे जो आप सेल कर रहे होंगे, इस नेचर के जो खर्चे होते हैं वो एक्सपायर्ड कास्ट कहलाते हैं, वो आपको फ्यूचर में बेनिफिट नहीं देने जा रहे फॉर रीसेल पर्पस के लिए। तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली कास्ट और एक्सपेंस का, कि कास्ट क्या और एक्सपेंस क्या। अब हम आ जाते हैं कि अब कास्ट अकाउंटिंग का हमने देख लिया कि कास्ट अकाउंटिंग स्टार्ट कैसे हुई, तो अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सर्टेनमेंट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट, ऑब्जेक्टिव। कास्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या था, तो असरटेनमेंट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट, हम जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, हम ये इसको कैसे जो है वो अपने लिए असरटेन करेंगे। कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, उसकी प्रोडक्शन पे आपकी कास्ट क्या आ रही है, इसको हमने बेसिकली कैलकुलेट करना है। इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जो हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज हमने जो स्टार्टिंग करना है, स्टार्ट में ये चीज़ें कंसेप्ट लेनी है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, तो ये बेसिकली तो स्टेटमेंट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट है, कि हम जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लेट्स सपोज ये मार्केट मेरे पास है, तो मैं इसकी कॉस्ट को असरटेन करना चाह रहा हूँ, तो मैं देखूंगा कि इस पे मेरी क्या मटेरियल लग रहा है, इसमें मेरा क्या लेबर ऐड हो रहा है, और मेरी फैक्ट्री जहाँ पे ये बन रही है वहाँ पे मैं ओवरहेड इनडायरेक्ट कास्ट क्या इनकर कर रहा हूँ, इन सारी कास्ट को कंपाइल करते हुए मैं एक कास्ट पे पहुँचूंगा जो कहलाएगी टू असरटेनमेंट ऑफ प्रोडक्ट कास्ट। बेसिकली इस पर्पज़ के लिए हम इसको कास्टिंग को सीख रहे होते हैं, कास्ट अकाउंटिंग को। अब कास्ट अकाउंटिंग जो है, असरटेनमेंट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट, अब दो तरह से बिजनेस है, एक तो होगा ट्रेडर, ठीक है, और एक होगा मैन्युफैक्चरर। अब ये दोनों अपनी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ट्रेडर क्या होता है, जो एक जगह से गुड्स को उठाता है और दूसरी जगह पे सेल कर देता है, बेसिकली वो ट्रेडर कहलाता है। और मैन्युफैक्चर जो होता है वो रॉ मटेरियल कन्वर्ट करके प्रोडक्ट में मार्केट में ऑफर कर रहा होता है, वो मैन्युफैक्चरर कहलाता है। ट्रेडर जो होता है वो अपनी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेगा, ट्रेडर जो होगा वो अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करेगा, परचेज कास्ट, जो उसने परचेज पे पेमेंट की है, ठीक है, परचेज कास्ट प्लस ट्रांसपोर्ट इन, ट्रांसपोर्टेशन इन, जो उसने ट्रांसपोर्टेशन पे किया है, और फिर इसमें ऐड करेगा
रिसीविंग रिसीविंग कास्ट, अगर कोई उसने रिसीविंग करने में जो भी अनलोड ऑफलोड करने में जो चीज़ें आई हैं वो इसका क्या कहलाएगी, ये सब तीनों चीज़ें मिलके क्या कहलाएंगी, उसकी प्रोडक्ट कास्ट। और इसके पास जो मैन्युफैक्चरर होगा वो क्या कर रहा होगा, मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा होगा, मैन्युफैक्चरर यहाँ पे वाज़ेह नहीं हो रहा, मैन्युफैक्चरर जो है अपनी प्रोडक्ट की कास्ट लेगा मटेरियल मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड्स, ये मिलके उसकी प्रोडक्ट कास्ट बन रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडर एंड मैन्युफैक्चरर की कास्ट में डिफरेंस है। ट्रेडर अपनी कास्ट दे रहा होता है कि परचेज उसने क्या किया, परचेजिंग कॉस्ट क्या है, देन उसने ट्रांसपोर्टेशन जो उसने पे किया उसको अपने पास लाने में, देन रिसीविंग कॉस्ट उसकी क्या है, तो ये बेसिकली उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट कहलाएगी। और जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होगा वो देखेगा कि मेरा मटेरियल कितना ऐड हुआ है, मेरी लेबर कितनी ऐड हुई है, मेरे ओवरहेड्स क्या हैं, तो वो इसकी क्या कहलाएगी, प्रोडक्ट कॉस्ट कहलाएगी। अब कास्ट और एक्सपेंस का मैंने डिफरेंस बता दिया। अब जब कास्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम कास्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए कास्ट को डिफरेंट उसकी कास्ट की नेचर को देखते हैं, देन उसके बिहेवियर को डिस्कस करते हैं। कोई भी हमने कास्ट को जो है वो डिसाइड करना है कि ये किस नेचर की कास्ट है और बिहेव कैसे कर रही है, तो हम उसकी नेचर, नंबर वन जो होता है नेचर को डिस्कस करते हैं कि इसकी नेचर क्या है। किसी भी कास्ट के लिए स्टूडेंट्स तो टू तरह की नेचर होती है, दो तरह की। नंबर वन डायरेक्ट कास्ट और इनडायरेक्ट कास्ट। दिस इज द नेचर ऑफ कास्ट। कास्ट की नेचर क्या होती है कि वो डायरेक्ट होती है या इनडायरेक्ट होती है। देन इसका आ जाता है सेकंड में बिहेवियर। बिहेव कैसे करती है, बिहेव तीन तरह से करेगी। वेरिएबल होती है, वेरी करती है, जो प्रोडक्शन के साथ जितनी सी प्रोडक्शन आप करते जाएंगे वो वेरी करेगी कास्ट। और फिक्स कास्ट होती है, और देन स्टेप फिक्स आ जाती है। इसमें वेरिएबल में सेमी वेरिएबल भी होता है, इसमें सेमी वेरिएबल भी होती है कास्ट। बिहेव जो करती है, और जो प्रोडक्शन के साथ कास्ट चेंज हो जाएगी, जिस तरह आपके मटेरियल और लेबर है। आपके तीन तरह से एलिमेंट होते हैं कास्ट के, थ्री एलिमेंट्स होते हैं। नंबर वन मटेरियल, नंबर टू लेबर, नंबर थ्री ओवरहेड्स। ठीक है, ये आपके तीन एलिमेंट ऑफ कास्ट। ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, जब भी आपसे पूछा जाए तो थ्री एलिमेंट ऑफ कास्ट होते हैं। नंबर वन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स। ये मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स आपके तीन एलिमेंट होते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की कास्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये तीन तरह के एलिमेंट से क्लब करते हैं, जब हम एक प्रोडक्ट कास्ट को डिसाइड करते हैं। तो ये इसमें जो ये दो होते हैं ये तो डायरेक्टली वेरिएबल होते हैं, ये वेरिएबल नेचर के होते हैं। और ओवरहेड्स में कुछ ऐसी कास्ट होती हैं जो आपकी
फिक्स नेचर की होती हैं, कुछ वेरिएबल नेचर की होती हैं, ठीक है। कुछ आपकी वेरी कर रही होती हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन, और कुछ कास्ट आपकी फिक्स आ रही होती हैं। लेट्स सपोज आपकी जो यहाँ पे फिक्स में अगर देखें तो डेप्रिसिएशन जो है आपकी क्या होती है, फिक्स होती है। यहाँ पे वेरिएबल में देखें इनडायरेक्ट मटेरियल, ये इनडायरेक्ट लेबर है प्लस लेबर, ये जो लग रही होती है इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस लेबर, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है विद रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे ये भी कॉस्ट बढ़ेगी। लेकिन डेप्रिसिएशन, जिस तरह डेप्रिसिएशन है या रेंट है, बिल्डिंग का रेंट है, तो ये वाली कॉस्ट क्या कहलाएंगे, ये फिक्स नेचर की कॉस्ट कहलाएंगे, ठीक है। और कुछ ऐसा फिक्स स्टेप फिक्स कॉस्ट होती है जो आपकी, जैसे आपने लेट्स सपोज एक बजट बनाया कि आप 100,000 प्रोडक्शन करेंगे किसी एक प्रोडक्ट की, लेकिन उससे अगर आपको स्टेप एक ज़्यादा जाना पड़ जाता है तो सम टाइम आपको कुछ कॉस्ट, कुछ नई मशीनरी ऐड करनी पड़ जाती है, तो आपकी क्या होता है, फिर फिक्स कॉस्ट जो है वो स्टेप फिक्स कॉस्ट कहलाती है कि एक स्टेप आपको आगे जाकर फिक्स कॉस्ट इनकर करना पड़ रही है। सेमी वेरिएबल नेचर जो होती है ये हमारी रह गई है कि सेमी वेरिएबल क्या होता है, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, वो बेसिकली क्या होगी, कुछ तो उससे मशीन रन हो रही होंगी, कुछ आपकी जो है वो पर उस वहाँ पे लाइटनिंग के लिए आपने लगाई होंगी बल्ब वगैरह, जो भी आपने लाइट लगाई होंगी, तो उनकी जो कंजम्पशन होगी उसको हम फिक्स में लेके जाएंगे, फिक्स्ड ओवरहेड में ले जाएंगे, और जो मशीन पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है वो हम उसको लेके जाएंगे वेरिएबल में, क्योंकि वो जैसे प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, मशीन ज़्यादा रन होगी और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होगी, तो वो डायरेक्ट प्रोडक्शन के डायरेक्टली रेलिवेंट वेरिएबल बन जाएगी। तो इस तरह से ये नेचर होती है कॉस्ट की। कोई भी एक कॉस्ट है, किसी भी कॉस्ट को हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है, किस तरह से डायरेक्ट बन रही है, इनडायरेक्ट बन रही है, इसका बिहेवियर क्या है, कैसे बिहेव कर रही है, वेरिएबल नेचर का बन रहा है, फिक्स नेचर का बन रहा है, सेमी वेरिएबल नेचर का बन रहा है, तो ये हम ये चीज़ों को डिसाइड करते हुए कास्ट को असेस कर रहे होते हैं, आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि हमारी कास्ट कहाँ कहाँ पे इस कास्ट को अकाउंट पर हमने करना है फॉर प्रोडक्ट कॉस्ट। अब प्रोडक्ट्स कॉस्ट में जो आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पढ़ा होगा, उसमें हम कुछ कॉस्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी टाइप्स ऑफ कॉस्ट क्या होती हैं। प्राइम कॉस्ट आपकी क्या होगी, मार्जिनल कॉस्ट कौन सी होंगी आपकी, ठीक है, एंड देन प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होगी, फुल प्रोडक्ट कॉस्ट क्या हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी। प्राइम कॉस्ट में जितनी भी नेचर में मैंने आपको बताया कि नेचर में हम डायरेक्ट कॉस्ट हमारी नेचर में क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये दो चीज़ें जो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, ये आपकी दो जो होती हैं, ये दोनों मिलके क्या कहलाती हैं, प्राइम कॉस्ट। अब इसमें जब हम दोनों में प्राइम कॉस्ट में जब हम वेरिएबल ओवरहेड्स VOH वेरिएबल ओवरहेड्स ऐड कर लेते हैं तो ये हमारी बन जाती है मार्जिनल कॉस्ट। अब यहाँ पे एक और कॉस्ट भी आपको बताता चलूँ कि अगर हम इन दो एलिमेंट्स को मिला लें तो ये कन्वर्जन कॉस्ट बन जाती है। तो यानी एक प्रोडक्ट को कन्वर्ट करने में, मैन्युफैक्चर करने में जो कॉस्ट इनकर हो रही है, डायरेक्ट लेबर और VOH मिलके कन्वर्जन कॉस्ट कहलाती है। फुल प्रोडक्ट कॉस्ट आपकी जब फिक्स्ड ओवरहेड इसमें आ जाते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड तो आपकी एक प्रोडक्ट कॉस्ट बन जाती है। इस तरह से हमने टाइप्स
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी ये चीज़ें पढ़ते आ रहे होंगे आप, और ये थोड़ा सा हम इसको रिवाइज करते जा रहे हैं कि ये चीज़ें क्या है, कन्वर्जन कॉस्ट क्या है, प्राइम कॉस्ट क्या है, टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होगी, और ट्रेडर किस तरह से कर रहा होता है अपनी कास्टिंग, मैन्युफैक्चरर किस तरह से कर रहा होता है कास्टिंग। अब इसके बारे में एक और बात जो फादर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कौन है? Anybody knows about father of cost accounting? So, father of cost accounting. ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि फादर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कौन है? फादर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग जॉन ली निकोलसन है। ठीक है, ये 1862 में इनकी बर्थ थी, पैदाइश इनकी, पैदा हुए ना, और इन्होंने प्रोफेशनली 1980s में न्यूयॉर्क में उन्होंने स्टार्ट लिया था प्रोफेशनली, अपनी एक फर्म बना के कॉस्ट अकाउंटिंग वहाँ पे कंसल्टेंसी दी जाती थी और लोग कंपनीज को कॉस्ट अकाउंट डेवलप करके दिए जाते थे। तो ये फादर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है, जॉन ली निकोलसन। 1862 में इसकी बर्थ है। 1889 में इसने यूएस से अमेरिका में स्टार्ट लिया था अपनी प्रोफेशनल एलसी के नाम से, अपने नाम से इसने प्रोफेशनल बॉडी बनाई जो कंपनीज को कॉस्ट अकाउंटिंग की कंसल्टेंसी देना शुरू कर दी, कॉस्ट अकाउंट्स डेवलप करके देना शुरू किए, और ये फादर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाया। ओके डियर स्टूडेंट, जो आज हमने चीज़ें यहाँ पे सीखी, लर्न की, इनके बारे में एमसीक्यूज कैसे डेवलप हो सकते हैं, क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं जो एग्जाम में आपको, हमने कोशिश तो की है आपके सारे जो कास्ट कंसेप्ट हैं, बेसिक कंसेप्ट हैं, उसको रिवाइज करें। फर्दर हम इसको मज़ीद पढ़ लेंगे, मटेरियल के बारे में भी, लेबर के बारे में भी, और ओवरहेड्स के भी, और थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा 1-2 लेक्चर करेंगे, और उसके बाद हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तरह चले जाएंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आपको जाहिर साहब बताएंगे काफ़ी सारा, और बाकी जो हमने टॉपिक कवर करने हैं मार्केटिंग के भी लेक्चर के लिए, और भी उनकी तरफ फिर हम चले जाएंगे। तो हमने ओवरऑल चीज़ों को जल्दी जल्दी से हमने कंसेप्ट को लर्न करते हुए और सीखते हुए आगे निकलते जाना है, ताकि हमारा शॉर्ट टाइम में हम अपना कोर्स कवर कर पाएँ। अब हमसे, अब अगर मैं पूछूं आपसे, नंबर 1 जो हमने रिवाइज कर लिया है, चीज़ें पढ़ ली हैं, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? क्या हो सकता है? टैक्स की कंप्लायंस करनी है, शेयर होल्डर्स को हमने बताना है, या कोई भी और ऑप्शन हो सकता है कि प्रॉफिट अर्निंग हो सकता है, कि प्रॉफिट हमने अंदर में कोई ऑप्शन आपको दे सकता है। तो अब आपने हमने रिवाइज कर लिया कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या था, तो असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, तो असरटेनमेंट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट, या कॉस्ट इसको कह रहे हैं हम, प्रोडक्ट कॉस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू असरटेनमेंट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट।
ना तो हमने टैक्स कंप्लायंस के लिए इसको कर रहे होते हैं, ना हम प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कर रहे होते हैं, ना हमने शेयर होल्डर को इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो बेसिकली हमने जो आज लर्न किया है वो क्या है, टू असेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग डेवलप क्यों हुई थी, नंबर 2 हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या पर्पस था, डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग वाज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ, क्यों डेवलप की गई, क्यों डेवलप हुई थी, कि लिमिटेशन इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसकी डेवलपमेंट क्यों हुई थी, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिमिटेशंस थी, लिहाजा इसकी वजह से हमने कॉस्ट अकाउंटिंग डेवलप किया था, हमने यही पढ़ा है। तो अगर इस पे क्वेश्चन आ जाए कि इसकी लिमिटेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग वाज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ क्या होगा, लिमिटेशन इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देन अगर आपसे पूछा जाए एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या है, हमने पढ़ा है ना, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट और एलिमेंट्स कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। नन ऑफ अबव भी, नन ऑफ अबव के ऑप्शन हो सकते हैं। तो हम इसका क्या, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ हमने पढ़ लिया है कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट आर 3 एलिमेंट्स हैं, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस ओवरहेड्स। ठीक है, ये एलिमेंट हम हमारे कॉस्ट के एलिमेंट्स। अब अगर पूछा जाए कि आपको प्राइम कॉस्ट इंक्लूड्स, प्राइम कॉस्ट इंक्लूड्स, अब आपको हमने जो पढ़ लिया है आपको अब आइडिया हो जाएगा कि ये ओवरहेड्स प्लस मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर लेबर है प्लस ओवरहेड्स हैं, या मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर है, या आपके ओवरहेड्स प्लस VOH। अब इनमें से आपकी ऑप्शन करेक्ट क्या होगी, प्राइम कॉस्ट इंक्लूड्स डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। थर्ड MCQ देखते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट इज कॉल्ड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अगर हम इस तरह से करें, कॉस्ट अकाउंटिंग concept includes the following except planning, नंबर 1 क्या है, प्लानिंग,
नंबर 2 क्या है? कंट्रोलिंग। नंबर 3 क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग। नंबर 4 क्या है जी? इन 4 ऑप्शन में डियर स्टूडेंट्स हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि हमने प्लानिंग भी करनी होती है, कास्ट अकाउंटिंग में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कंट्रोलिंग भी करनी होती है, प्रॉफिट एंड शेयरिंग जो होती है ये तो बेसिकली आपको पता है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कंसेप्ट है। तो हमने किस पे आ रहे होते हैं? प्रोडक्ट कास्ट को कैलकुलेट करने हैं। सॉरी आपका आई थिंक कैमरा में नजर नहीं आ रहा है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। प्रोडक्ट कास्ट। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर क्या है? प्रोडक्ट कास्ट। ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगर मैं पूछूं डायरेक्ट एक्सपेंसेस आल्सो कॉल्ड नंबर 1 चार्जेबल expenses, number 2 overheads, number 3 indirect expenses, number 4 कोई भी आप इसको none of above कर लें। हमारा राइट आंसर क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस जो हम डायरेक्टली चार्ज कर लेते हैं प्रोडक्ट की कास्ट को वो हमारे क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस यानी चार्जेबल, यानी हम उनको चार्ज कर सकते हैं, प्रोडक्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारे डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस हैं। इनडायरेक्ट नेचर के जो आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते वो हमारे क्या क्या कहलाते हैं? इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा चार्जेबल एक्सपेंसेस राइट आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन हमारा इतना ही था। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें एसएमएस करके या किसी भी फोरम के थ्रू आप हमें इनके बारे में पूछ सकते हैं। फर्दर हम इसको जो है हम इसके बारे में कास्ट अकाउंटिंग के मजीद मटीरियल लेवल को इन डिटेल थोड़ा सा देखते हुए जल्दी से और स्टैंडर्ड्स को और वेरिएंस एनालिसिस को थोड़ा सा जो कंसेप्ट्स हैं वो लेते हुए हम आगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तरफ मूव करेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन। I think it will be well for you, informative session रहा होगा आप लोगों के लिए। और इसमें आप हमें रिस्पॉन्स करें। और अगर आप फिजिकली आके लाहौर में क्लासेस लेना चाहते हैं वो भी अवेलेबल हैं जूम पे। अगर आप क्लासेस लेना चाह रहे हैं ऑनलाइन तो वो भी हम आपको डेली बेसिस पे लिंक शेयर कर दिया करेंगे और आप इसको हमसे स्टडी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास। ओके, अल्लाह हाफिज़।
कुछ कहना चाहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम dear participants. Am I audible to you people still? Sir, still four students are waiting. अच्छा, चलो यार, कल तक के लिए हमें आप परमिट करें, इंशाल्लाह वी विल कम बैक एट टाइम। नोट कर लें, जो हम क्लास लेंगे वो टाइम ये है, मॉर्निंग 11 बजे कल क्लास होगी टुमारो। तो इंशाल्लाह वी विल गिव यू आवर बेस्ट, और टिल देन परमिट अस। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज करे। और हैंड सर, वेरी गुड एप्रिसिएशन आ रही है सबकी तरफ से, वेरी गुड सर। जुहेबुल हसन कह रहे हैं, थैंक यू वेरी और मच, थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद अहमद साहब है, ही इज एप्रिशिएटिंग, एक्सीलेंट कह रहे हैं। थैंक यू। तो यू डिजर्व द एप्रिसिएशन सर। मुझे नहीं पता कि आपने क्या पढ़ाया है, लेकिन एप्रिसिएशन बता रही हैं कि आपने कुछ अच्छा ही पढ़ाया है। तो जी जी सर। जो मैंने लर्न किया है इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों तक डिलीवर करूँ। कास्टिंग में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस भी है, 5 इयर्स ऑलमोस्ट मैं कास्टिंग में ही जॉब कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कास्टिंग में आपको अच्छे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कंसेप्ट जो है ना, वो प्रैक्टिकली जो हम फेस कर रहे थे चीज़ों को, उनको मद्देनज़र रखते हुए जो स्टूडेंट्स को पेपर में एग्ज़ाम में इशूज़ आ रहे होते हैं, इंटरव्यूज़ में इशू आ रहे होते हैं, कंसेप्ट क्योंकि लर्न नहीं किए होते, तो हम कोशिश करेंगे आप कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कर दें ताकि आप इंटरव्यू में किसी भी फोरम पे जाएँ तो आपको लिए इस कोई भी इशू ना हो, आप ऑलरेडी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हों। अच्छा जमील, हम ये लेक्चर जो है अपलोड कर देंगे, तो आपका लॉस नहीं हुआ। बेसिकली सर जो है वो फिजिकल पढ़ाते हैं अपनी एकेडमी में। तो फर्स्ट टाइम मैंने इन्हें ऑनलाइन पे लेके आए सर को। तो सर के पास ही एडमिन का कंट्रोल भी था, तो वो पढ़ाते ही रहे, उन्होंने एडमिन की तरफ नहीं देखा। तो वी आर सॉरी फॉर दैट, बट यू विल गेट दिस लेक्चर ऑन यूट्यूब। तो यूट्यूब का आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप उसी के थ्रू ही आई हैं, जाहिर रसूल बुराया, ACMA APFA LLB। तो आप वहाँ से इस लेक्चर को सुन सकते हैं। और जो बच्चे रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इन नंबर पे कॉल करें या मैसेज छोड़ें, तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपसे बात कर लेगा, तो वो अपनी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। सो रिमेंबर दिस टाइम टुमारो 11 AM, 11 AM we are going to meet you again. Till then, take good care of yourself. Inshallah, see you tomorrow at 11 AM. So, there's a water.